हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लॉ शो, जहाँ मिलते हैं आपको लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम और एडमिशन के सबसे सही और सिंपल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 ईयर प्रोग्राम की LLB के लिए एडमिशन के लिए। तो इसके हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि किस चीज़ के थ्रू होता है, CSAS जो पोर्टल है PG का, उसके थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये जो 3 ईयर प्रोग्राम है, ये पूरे इंडिया में सबसे पॉपुलर लॉ कोर्स है। DU इसको प्रोवाइड कराता है। एंड अगर आपका एडमिशन इसके अंडर हो रहा है तो प्लीज़ बिलीव मी, ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है आपके लिए। तो बी प्राउड अगर आपको यहाँ एडमिशन मिले तो। आगे अगर हम बात करें ये कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये फैकल्टी ऑफ लॉ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, वो प्रोवाइड कराती हैं। एंड इसके एडमिशन्स जो होते हैं वो CSAS पोर्टल जो है PG का, उसके थ्रू होते हैं। तो ये वीडियो वैसे तो 3 ईयर LLB प्रोग्राम के लिए ही है, लेकिन अगर आप CSAS पोर्टल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में खाली मैं CSAS पोर्टल क्या है एंड कैसे पूरा प्रोसेस होगा उसके बारे में ही बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। तो अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं 3 ईयर वाले, मतलब आपने अभी अभी LLB के लिए अप्लाई किया है, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ CUET PG दे के और किसी और प्रोग्राम में भी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। ये जो है एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि बैचलर्स के बाद ही आपका होता है। एंड आपकी बैचलर्स में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं 45% मिनिमम होने चाहिए। 3 ईयर LLB जो प्रोग्राम है उसके लिए स्पेसिफिकली आई एम सेइंग कि कोई एज लिमिट नहीं है। आप जो हैं बैचलर्स किए हुए होने चाहिए एंड अपर एज लिमिट इसमें फ़िक्स नहीं की गई है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब अगली अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया होगा CUET PG कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है, जो कि कंडक्ट कराता है कौन, NTA। आपने ये एग्ज़ाम दिया होगा। अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया ना तो प्लीज़ आप CSAS PG का फॉर्म फिल ही मत कीजिएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ये रिफ़ंड भी नहीं होते हैं। तो CUET PG नहीं दिया है तो आप फिर से जब CUET PG आएगा उसमें अपेयर होना पहले, एंड उसके बाद जो है आप ये फॉर्म फिल करना अगले साल। अभी आप नहीं कर सकते हैं। अगेन वापस आ जाते हैं, जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है वो लोग इस फॉर्म को फिल ज़रूर करना। अब इस एग्ज़ाम के बारे में, CUET के बारे में जिसने दिया है ऑब्वियसली उनको पता ही है कि लीगल एप्टीट्यूड कहने को है, लेकिन ऐसा चाहता नहीं है। इंग्लिश आता है, GK आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर भी आ जाता है जो कि GK के अंदर ही है, एंड उसके अलावा मैथ्स भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं हमारे पोर्टल के बारे में, जो CSAS PG पोर्टल है उसके बारे में। तो DU जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम लॉन्च किया है उसने PG एडमिशन के लिए, जिसका नाम उन्होंने दिया है CSAS PG पोर्टल। इसके अंदर जो है 5 स्टेप होते हैं और पाँचों स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन से लेके आपका फाइनल कंफर्मेशन तक मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि जितने भी कन्फ्यूजन्स रिलेटेड हैं आपके CSAS PG पोर्टल से रिलेटेड, वो सारे मैं ट्राई करूँगी इसके अंदर दूर करने की। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है वो आपको बता के। एंड आप प्लीज़ घबराइए मत। बहुत सारे लोग बताते हैं कि प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं क्या ही होता है, या आपको खुद को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है ये न्यू चीज़। तो कुछ भी नहीं है, प्लीज़ घबराइए मत। एंड ये प्रोसेस बहुत इजी है, इसको मेरे साथ वीडियो में देखते रहना बस। सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का। आप जब पोर्टल ओपन करेंगे सबसे पहले आपको विज़िट करना है इस पोर्टल पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड फिर से कर दूंगी, बट अगर आप क्रोम पे इस लिंक को लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करने पे आपका जो CUET PG के अंदर था ना,
CUET PG के अंदर आपका जो एडमिशन नंबर था उसके अंदर लिखा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन में उन्होंने आपसे डिटेल मांगा हुआ है, आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस ही आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ भी CUET PG में जो आपका था वही डालना, कुछ और मत डाल देना, ठीक है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन आपका वेरिफिकेशन होगा, मेल पे आएगा या फ़ोन नंबर पे आएगा, OTP मांगेंगे एंड आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप वापस लॉगिन करेंगे पोर्टल पे। लॉगिन करने के बाद जो है आप जो है अपने क्रेडेंशियल्स को प्लीज़ याद रखना, भूलना नहीं कि आपके क्या लॉगिन पासवर्ड था, क्या आपका एडमिशन नंबर था, क्या आपका CUET में एडमिशन नंबर था, ये सब मत भूलना। एक जगह पे कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है। तो ये क्रिएट कर लेना, इनको लिख लेना अच्छे से एक जगह पे, क्योंकि ये आपको आगे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब उसके बाद जो है, अब जब आप लॉगिन करेंगे ना तो सबसे पहले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, फिर आपसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। दोनों ही डिटेल्स जो हैं एकदम ध्यान से फिल कीजिएगा, बिकॉज 6 जून जो है लास्ट डेट है इसको फिल करने का। ऑफिशियली एक्सटेंड होगा या नहीं वी डोंट नो, बट 6 जून अभी तक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, इसको आप फिल कीजिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें ना चेंज नहीं हो सकती है बाद में, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका 10th का डिटेल, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना बेसिक, आपकी कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कैटेगरी का। कैटेगरी के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बोलते हैं कि हमने ना EWS फिल कर दिया, हमारे पास तो सर्टिफिकेट जो है आने वाला था, ठीक है, और या फिर हमने ना कोई और गर्ल्स कोटा या कुछ ऐसा कर दिया, सिंगल चाइल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये सब आप कर तो देते हैं, लेकिन आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है ना इन हैंड, प्लीज़ ये मत कीजिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ये फिल कर दिया कुछ भी एंड आपके पास आपको लग रहा है सर्टिफिकेट आ जाएगा, टाइम नहीं बचा है और ये कर दिया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको कैटेगरी चेंज करने का चांस नहीं दिया जाता है। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, कैटेगरी ध्यान से फिल करना। उसके बाद ये हो गई है बात आपके पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स की, इनको बहुत ध्यान से फिल करना प्लीज़। अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छे से फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से एज इन उस पर ना फॉर्मेट दिया होता है फाइल का, साइड में अगर आप चेक करेंगे ना अंदर जाके तो फॉर्मेट दिया होगा JPG या PDF, ठीक है, इस टाइप के फॉर्मेट होंगे। इन फॉर्मेट्स में ही चेंज करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी उन्होंने मांगा है स्पेसिफिकली हर एक डॉक्यूमेंट के आगे लिखा होगा तो वो चेक करके ही डालना। साइज़ जो है वो स्पेसिफिकली डालना, 1-2 बार में नहीं भी डले तो इट्स ओके, पैनिक नहीं करना है, डल जाएगा। 4-5 बार में, किसी किसी बच्चे का 10 बार में भी डलता है। आप साइज़ वगैरह सारी चीज़ें बार बार चेक करना एंड डालते रहना, चेक कर करके हर बार, तो डल ही जाएगा। टेंशन नहीं लेना कि डला नहीं तो क्या ही होगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है अपना एप्लीकेशन फ़ी जो है पे करना। एप्लीकेशन फ़ी जो है हर एक कोर्स के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है, बट आई थिंक जर्नल के लिए 300 है, EWS वगैरह जो कैटेगरी है उनके लिए 250 एंड SC ST और सारी कैटेगरीज़ के लिए 100 है। ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है DU के, तो वहाँ पे जाके मैं नीचे लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप पहले बुलेटिन में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें साइड में ही दिख जाएंगी, ये सारा रीड करके आप रजिस्टर करना ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें। आगे हम चलते हैं तो CUET स्कोर जो है आपका, उसका सबमिशन होगा। CUET स्कोर आपको पता ही चल गया होगा अब तक, तो आपका CUET का स्कोर आया होगा, तो ये NTA आपको प्रोवाइड कराता है, वहाँ से वापस डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया तो। फिर उसके बाद जो है अपने स्कोर जो है अकॉर्डिंगली डालना, और अगर आपने CUET नहीं दिया है तो प्लीज़ आप एलिजिबल नहीं हैं, आगे मत बढ़ना। इसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है DU के फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे CLC आएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आई वुड से, बिकॉज़
इसके अंदर थोड़ी ना डिटेल में आपको दे रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन बार बार ना हो स्टूडेंट्स को। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। आपको जो है ना प्रोग्राम चूज़ करना होगा अपना, सबसे पहले ऐड करना होगा 3 ईयर LLB। फिर आपको ना सिलेक्ट करना होगा क्या, प्रेफरेंसेस अपनी सीट के, कि आपको कौन से कॉलेज में सबसे पहले आपको चाहिए कि मेरा सबसे पहले तो CLC में हो जाए। चलो CLC नहीं मिल रहा ना तो LC2 तो मिल ही जाए, चलो LC2 भी नहीं मिल रहा तो मैं LC1 में भी खुश हूँ। ठीक है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो LC2 हो, सेकंड प्रेफरेंस आपकी CLC हो एंड थर्ड प्रेफरेंस आपकी LC1 हो, या तीसरे तरीके से भी, जो स्टूडेंट जैसे चाहे। तो मैं आपको प्रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि आपको वो आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, आप कैसे करना चाहेंगे। CLC जो है क्लासेस देता है 8 to 4 ऑफिशियली, LC2 क्लासेस देता है ऑफिशियली 8 to 2, LC1 ऑफिशियली क्लासेस देता है 2 to 7। अब इसके अंदर क्या है ना कि ये अलग से कैंपस है, ये अलग से है, इसकी बिल्डिंग अलग है, ये दोनों एक ही बिल्डिंग में है। ये मॉर्निंग शिफ्ट है, ये इवनिंग शिफ्ट है। इनको चूज़ करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि कैंपस के अंदर से जो है आपको प्लेसमेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपके प्लेसमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको प्लेसमेंट चांसेस वाली बात देखनी है तो आप CLC में जा सकते हैं। यहाँ पे जो है क्लासेस का ब्रेक, जो एक डिसएडवांटेज है कि क्लासेस में ब्रेक बहुत लंबे लंबे मिल जाते हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं इस चीज़ से। यहाँ पे अटेंडेंस का इशू तीनों में ही रहता है, LC1 का ज़्यादा नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन अटेंडेंस का इशू जो है ना आपका रहता है कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। तो जिन बच्चों को इंटर्नशिप करनी है उनके लिए थोड़ी सी इशू तो हो जाती हैं। और LC2 में जो है मॉर्निंग शिफ्ट होता है। अगर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स अभी स्टार्ट हो रही हैं, कुछ कुछ आ रही हैं चीज़ें, लेकिन CLC जितने नहीं हैं अभी। अदर देन दैट जो है इंटर्नशिप्स का यहाँ बहुत इशू रहता है शुरू में। तो स्पेशली आपको कहूँगी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो और ज़्यादा इशू रहता है कि इंटर्नशिप जो है आपको थोड़ा दिक्कत करते हैं, नहीं करने देते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, और मिल भी गया तो आपको टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होने वाला है। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली इंटर्नशिप्स की बात करें तो यहाँ आपको बेनिफिट हो जाता है। LOR का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट इंटर्नशिप तो आपको टाइम मिल ही जाता है, क्योंकि आप जो है अपने सीनियर से बात करके इंटर्नशिप कर सकते हैं आराम से 2 बजे से पहले एंड आपकी 1-2 क्लास मिस भी हो गई तो आपका कोड टाइम इन क्लास को एडजस्ट करके अटेंडेंस एडजस्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारी स्ट्रेटजी है प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कि आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा क्लासेस पे ध्यान देना है, इंटर्नशिप्स आप समर ब्रेक में करना चाहते हैं सिर्फ, या आपको ज़्यादा जो है इंटर्नशिप्स पे ध्यान देना है, या आपको दोनों मैनेज करके चलना है, या आपको टाइमिंग का इशू है, आप दूर से आते हैं पास से आते हैं। हर एक चीज़ को सोच के अपनी प्रेफरेंस को फिल करना, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। शायद एक बार पोर्टल खोल भी दें, लेकिन पक्का नहीं होता है कि पोर्टल फिर से खोल दे प्रेफरेंस का। तो प्रेफरेंस चेंज मुश्किल हो जाता है करना कभी कभी ना, तो इसको अच्छे से करना। उसके बाद आखिरी अगर हम बात करें, सेव करना अपनी प्रेफरेंसेस को, एंड प्लीज़ ध्यान देना, काफ़ी सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, लॉक करना भूल जाते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को। वहाँ पे एक साइड में ऑप्शन होता है लॉक का, आप प्लीज़ इसको सेव करना एंड लॉक पे क्लिक करना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेडलाइन से पहले कर देना ये। अब उसके बाद अगले हम स्टेप पे जाएं तो अगला स्टेप है अगला स्टेप है एलोकेशन ऑफ राउंड। सॉरी मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी रुक गई थी। तो एलोकेशन ऑफ राउंड जो है 4th स्टेप है हमारा। इसके अंदर क्या होगा कि अपना कट ऑफ आएगा और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको सीट दे दी जाएंगी। दोनों को मिला के ही आपको जो है सीट दे दी जाती हैं। 3 राउंड मोस्टली होते ही हैं।
थर्ड राउंड तक आपको पता चल ही जाता है कि और आने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि फिलिंग थर्ड राउंड में ज़्यादातर हो जाती है DU की। अब उसके बाद जो भी सीट आपको मिल रही है, इफ़ इन केस मिल रही है, नहीं मिल रही है अलग बात है, अगर मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना आपकी चॉइस है। मगर आई वुड से आप जो हैं एक्सेप्ट कर लेना अगर आपको जो भी सीट मिल रही है, एंड फर्दर आप जो हैं बोल सकते हैं कि मुझे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप जो हैं अपनी सीट लॉक करके अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं कि मुझे जो है मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली सीट दे दी जाए। अगर सीट बचेगी तो आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अगर आपने लॉक की होगी तो एटलीस्ट आपको कोई ना कोई सीट तो DU 3 ईयर LLB कोर्स में मिल जाएगी। एंड बिलीव मी अगेन, ये कोई छोटी बात नहीं होगी, तो लॉक तो कर देना, ठीक है, ताकि आपकी सीट ना जाए। ठीक है, रिजेक्ट कर दोगे तो सीट चली जाएगी, फिर मिले ना मिले, क्योंकि इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सबको पता ही होगा। उसके बाद जो है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है एंड में फाइनल, तो एडमिशन फ़ीस पे कर देना। ठीक है, अब आखिरी स्टेप जो होगा, जब ये सारा CSAS का पोर्टल का ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आखिरी में आपसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका स्कोर कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, संभाल के रखना इसको। ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप आउटसाइडर हैं, DU के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको ये चाहिएगा। इसको भी रेडी रखना, जब भी आपसे मांगे आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ ही इसकी PDF लगेगी या जो भी फॉर्मेट मांगा होगा। ठीक है, तो इसको रेडी रखना। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो इसको भी रेडी रखना। ID प्रूफ जो भी आपने फिल किया होगा CUET के टाइम पे, वो तो रेडी रखना ही रखना। और अगर आपके अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करा लेना, एंड उसके साथ साथ में 1-2 ID प्रूफ और रख लेना। ठीक है, उसके अलावा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हमेशा नहीं बुलाते हैं, अगर बुलाया इस टाइम पे नहीं बुलाते हैं, वैसे तो बुलाएंगे अगर आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन इस टाइम पे नहीं भी बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ आपसे ये सब मांगने के बाद जो है आपको मे भी बुलाएं मे भी ना बुलाएं। उसके बाद जो है क्या करेंगे, फाइनल एडमिशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। फ़िज़िकली बुलाएं ना बुलाएं अगेन वेरीफाई होने के ऊपर डिपेंड करता है। वेरीफाई होने के बाद क्या होगा, आपको लेटर मिलेगा। अपने मेल ज़रूर चेक करते रहना, जो भी आपने ऑफिशियल मेल अपना फिल किया हुआ है वो मेल चेक करते रहना। अपने SMS भी चेक कर लेना, स्पैम में बहुत बार चले जाते हैं मेल, वहाँ चेक कर लेना अगर नॉर्मली आपको नहीं दिख रहा है तो। और आपके पोर्टल पे भी ये शो होगा ही होगा, तीनों जगह आप चेक करते रहना बार बार। फिर उसके बाद जो है आपकी क्लासेस, अगर आपको ये आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन हो चुका है। आपकी ओरिएंटेशन होगी एंड आपकी क्लासेस होंगी। अब इसके अंदर क्लासेस के बीच में भी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो आपका नहीं हुआ था, यहाँ पे भी आपको बुला सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल रेडी रहना, इसमें आप कोई लापरवाही मत करना, गलती मत करना। अब नेक्स्ट जो है कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, जो कि हैं डेडलाइन रेगुलरली चेक करना। आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं, अगर इस गलती से आपने छोड़ दिया, बहुत दुख होता है, रोने के अलावा कोई चांस रेयरली ही मिलता है। तो ये तो करते रहना। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बार बार कह ही रही हूँ, चेक करते रहना, अपडेटेड रहना। ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं उन्हीं के नोटिफिकेशंस पे आप भरोसा करना, खुद जाके चेक किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो चेक करते रहना, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड मत होना। जब तक ऑफिशियली खुद ना चेक कर लो तब तक आपको नहीं समझ आने वाला है। तो ऑफिशियली तो चेक करते ही रहना है हर चीज़ को, ठीक है। अब ये लिंक्स हैं, आप या तो टाइप कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछिए कमेंट में। लाइक कीजिए मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो CUET PG दिए हैं, जिन्होंने CSAS पोर्टल के लिए वो अप्लाई करने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कंटिन्यू for further updates. Thank you.